students. This is me, Muhammad Waleed Anjam, and I hope all of you will be fine. Student, today we are going to discuss our next topic, which is about the determination of the speed of the light. स्टूडेंट सबसे पहली बात जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि अर्लियर इट वाज थॉट दैट लाइट ट्रेवल्स सो रैपिडली दैट इट्स स्पीड कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। हम उसकी स्पीड को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं। बट इसके बाद गैलीलियो was the first person who was convinced that light does take some time by reaching from one point to another। और उसने लाइट को इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब सोचा तो उसने कहा फिर इसके मुताबिक जो है लाइट की स्पीड जो है वो डिटरमिन की जा सकती है। स्पीड ऑफ द लाइट कैन बी डिटरमिन्ड, बट उसका जो ये कॉन्सेप्ट था इसके मुताबिक वो स्पीड ऑफ द लाइट को कैलकुलेट करने में सक्सेसफुल नहीं रहा। ठीक है, उसके बाद माइकलसन ने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की जिसके मुताबिक उसने स्पीड ऑफ द लाइट को डिटरमिन कर लिया और वो सक्सेसफुल भी हो गया। To determine speed of light। स्टूडेंट अगर हम उसकी अरेंजमेंट को देखें जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट थी तो यहां पर आपको ये डायग्राम नजर आ रही है। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देख लें इसमें हमारे पास ये 8 साइडेड पॉलिश्ड मिरर है जिसको हमने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है जी, और इसको हमने माउंट किया किसी एक मोटर के शाफ्ट के ऊपर, यानी कि वो घूम सकता है। ठीक है जी, और इसी मिरर एम से किसी एक फासले पर हमने एक प्लेन मिरर रख दिया जिसको हमने स्मॉल एम का नाम दिया। ठीक है जी, और इसमें एक सोर्स ऑफ द लाइट इस्तेमाल किया गया और टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया गया। स्टूडेंट इसकी जो हम थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन के लिहाज से वर्किंग भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, बाद में मैं पॉइंट्स लिख दूंगा ताकि आप लोगों को समझ भी आ सके। होता क्या था, उसने ये कहा कि लाइट जब किसी सोर्स से आती है और इस प्लेन मिरर एम के किसी एक फेस के साथ टकराती है तो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके स्मॉल एम की तरफ जाती है और वहां से रिफ्लेक्ट होके अगेन कैपिटल एम इस मिरर की तरफ आ जाती है और फिर फाइनली हम यहां से उसको देख सकते हैं। अच्छा जी, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जब ये मिरर रेस्ट पर था यानी कि ये घूम नहीं रहा था तो सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट इंसिडेंट हुई वो रिफ्लेक्ट हुई एम पर और एम से रिफ्लेक्ट होकर इधर अगेन कैपिटल एम पर और
यहाँ पर टेलीस्कोप के जरिए से हमने उसको देख लिया। लेकिन अगर हम ये कहें कि इसी मिरर को इसने घूमना है, हमारे पास ये जो 8 साइडेड पॉलिश्ड मिरर है, इसको किसी मोटर की शाफ्ट पर जब हमने माउंट किया हुआ था तो इसकी एक रफ्तार थी। जाहिर सी बात है, जैसे हम फैन की बात करते हैं तो उसकी जो स्पीड होती है, हम कहते हैं कि हम उसे वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लाइकवाइज इसकी स्पीड को भी वेरी किया जा सकता था। और हम ये कहते हैं कि उसके मुताबिक किस तरह से हमने स्पीड ऑफ द लाइट को कैलकुलेट किया, इसके बारे में हम जब इसकी वर्किंग लिखेंगे तो हमें तमाम पॉइंट्स का अंदाजा हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लिखेंगे 8 साइडेड पॉलिश्ड mirror mounted on shaft of a motor। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास प्लेन मिरर, जिसको हमने स्मॉल m का नाम देना है। उसके बाद सोर्स ऑफ लाइट, और हमारे पास टेलीस्कोप। अब अगर हम इसकी वर्किंग देखें when कैपिटल M, ये जो 8 साइडेड पॉलिश मिरर है, इज एट रेस्ट, ठीक है जी, a light from the source incident on कैपिटल M, यानी कि इसके किसी एक फेस के साथ टकराती है, एंड रिफ्लेक्ट टूवर्ड्स स्मॉल m, इसकी तरफ। और इनके दरमियान जो फासला है वो भी लिखा हुआ है, हम वो फासला यहां पे बना भी देते हैं कि यहां से लेकर यहां तक जो फासला है, हम ये कहते हैं कि ये फासला d के बराबर है। स्टूडेंट, बज़ाहिर तो हमें ये लग रहा है कि ये फासला बहुत छोटा है, बट एक्चुअली ये फासला बहुत ज्यादा था, क्योंकि उसने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था वो आपकी बुक पर लिखा भी हुआ है कि लाइट अपना एक राउंड ट्रिप जो मुकम्मल करती है बिटवीन 2 माउंटेन्स, ठीक है जी, और उन 2 माउंटेन्स के दरमियान में जो फासला था दैट वाज ऑलमोस्ट 20 माइल्स। तो इतना ज्यादा फासला, लेकिन बज़ाहिर हमें यहाँ पर हमने डायग्राम के हिसाब से इसको ये ऐसे बनाया है। यानी कि आप इमेजिन करें कि अगर ये मैं कहूँ कि सपोज ये हमारे ये जो 2 हाथ हैं, ये 2 माउंटेन्स हैं, एक के ऊपर हमने ये पॉलिश्ड मिरर जो कि 8 साइडेड मिरर है इसको प्लेस किया हुआ है, और दूसरे माउंटेन पर हमने ये प्लेन मिरर हमने रखा हुआ है। और लाइट जब अपना एक राउंड ट्रिप मुकम्मल करती है इन दोनों के दरमियान में, तो उस फासला, और या ये कह सकते हैं कि इन दोनों माउंटेन्स के दरमियान में जो फासला है उसको हमने किसका नाम दिया है, डी का नाम दिया है। अब स्टूडेंट, इसी के मुताबिक हम अगर देखें कि हमारे पास जो लाइट थी सोर्स से इंसिडेंट हुई इस पॉइंट 1 पर, फेस 1 पर, और इस पर इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई टूवर्ड्स स्मॉल m, और वहां से फिर रिफ्लेक्ट बैक हुई टूवर्ड्स कैपिटल M, और फाइनली टेलीस्कोप में एंटर हो गई एंड रिफ्लेक्ट्स बैक टू कैपिटल M and enters into telescope। ठीक है स्टूडेंट, और इसी तरह से हम ये कहते हैं कि जब इसी
मोटर को ऑन किया गया तो ये जो पॉलिश मिरर था चूंकि उसके ऊपर माउंटेड था, तो हम ये कहते हैं कि ये जब घूमना शुरू हो गया तो जो लाइट है वो किसी एक फेस के साथ जब टकराई और टकरा के जब वापस हम ये कहते हैं कि प्लेन मिरर एम की तरफ गई और वहां से अगेन कैपिटल एम की तरफ आई, और हम ये कहते हैं कि टेलीस्कोप में हमें अब वो लाइट सोर्स नजर नहीं आ रहा। क्वाइट पॉसिबल कि वो जो स्पीड है वो ऐसी नहीं है जिसके मुताबिक हमें वो सोर्स नजर आएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली उसने स्पीड ऑफ लाइट को मेजर किया। कैसे मेजर किया? उसने इस मोटर की स्पीड को इस तरह से एडजस्ट किया, क्योंकि ये वेरिएबल थी, कि कोई एक ऐसी स्पीड होगी जिस स्पीड पर जो लाइट का वो सोर्स है वो दोबारा हमें टेलीस्कोप में से नजर आना शुरू हो गया। अच्छा, वो कब नजर आया? स्टूडेंट इस बात को देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, हम चूंकि ये बात जानते हैं कि हर चीज की कोई जो स्पीड होती है और उस स्पीड के लिहाज से उसने जो फासला तय किया होता है, इसकी मदद से हम वो टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं जो उसने उस फासले को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया है। मिसाल ले लेते हैं, बड़ी कॉमन, हमें समझने में आसानी हो जाएगी। स्टूडेंट, अगर मैं ये कहूं कि मैं एक रूम में मौजूद हूं और उस रूम के सामने एक विंडो है और मैं इसी रूम के अंदर टहल रहा हूं। सपोज मैं एक जगह से एक वॉल से दूसरी वॉल की तरफ जाता हूं, और जब मैं अब उस विंडो के सामने से गुजरता हूं तो मैं विंडो में से अगर देखता हूं तो बाहर मुझे एक, सपोज कर लें कि एक कार जाती हुई नजर आती है। ठीक है जी। और अगर मैं दोबारा टहल कर उसी जगह पर वापस आऊं इन फ्रंट ऑफ द विंडो और मुझे वो कार दोबारा नजर आ जाए, तो मैं ये बात समझ लूंगा कि जितना टाइम मुझे लगा एक जगह से दूसरी जगह तक आने में इन फ्रंट ऑफ द विंडो, अगेन वापस मुझे जब आने में जितना टाइम लगा, शायद इतना ही टाइम उस कार को भी लगा। ऑल दो मेरी स्पीड और कार की जो स्पीड थी वो मुख्तलिफ थी। हम ये इस लिहाज से ये कह सकते हैं कि उस स्पीड के इवज जो मेरी थी, जो मुझे टाइम लगा, और जो कार की स्पीड है और उसके मुताबिक उसे जो टाइम लगा, शायद वो दोनों टाइम इक्वल हैं, जिस वजह से वो मुझे कार दोबारा नजर आती है। मैं 3 चक्कर लगाऊं और हर चक्कर में वो मुझे कार नजर आए जब भी मैं विंडो के सामने आऊं, तो इससे ये बात मुझे समझ आ जाती है कि हमारे पास वो जो टाइम है दोनों चीजों की मोशन का वो सेम हो चुका है, जिसकी वजह से हमें वो नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही स्टूडेंट यहां पर भी हमारे पास हो रहा है। जितनी देर लाइट को, देखिएगा, जो लाइट को टाइम लगता है और जो इस मिरर को घूमने में टाइम लगता है, कौन सा टाइम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है कि जितनी देर लगती है लाइट को फेस नंबर 1 से स्मॉल मिरर एम पर जाने में और यहां से टकराकर फेस नंबर 3 तक आने में, इतना ही टाइम अगर लगे इस फेस नंबर 2 को किसकी पोजीशन पर, 1 की पोजीशन पर जाने में, और 3 को 2 की पोजीशन पर जाने पे, और 4 को 3 की पोजीशन पर जाने पे, क्योंकि हमने ये यहां पर ये डायरेक्शन भी बनाई हुई है कि हमारे पास ये जो मिरर है ये घूम रहा है किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हम ये कहते हैं चूंकि ये घूम रहा है, मिसाल इस तरह से ले लेते हैं, अगर मैं ये कहूं कि ये मेरा हाथ है, ये सपोज आप ये कह सकते हैं फेस नंबर 2 है जो बिल्कुल आपके सामने है। अगर ये फेस नंबर 1 की पोजीशन पर जाता है, वो मोटर के घूमने की या इस पॉलिश्ड मिरर, चूंकि ये उसके ऊपर अटैच है, इसके घूमने की कितनी रफ्तार है कि जिस टाइम में ये फेस नंबर 2 फेस नंबर 1 की पोजीशन पर आता है, जितना टाइम इसे लगता है 2 से 1 तक जाने में, उतना टाइम ही लाइट को लगता है यहां कैपिटल एम से स्मॉल एम और स्मॉल एम से अगेन कैपिटल एम तक जाने में। अगर ये दोनों टाइम बराबर होंगे तो हमें ये सोर्स इस टेलीस्कोप से नजर आना शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इसी वर्किंग को हम यहां से जब कैलकुलेशन के लिए करेंगे, जो हम रिजल्ट निकालेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हम वो किस तरह से कैलकुलेशंस करेंगे। जी स्टूडेंट, देखें यहां पे मैंने ये लिख भी दिया है कि जब वो मिरर रोटेट करता है तो इनिशियली सोर्स विल नॉट बी विजिबल। ठीक है ना जी, क्योंकि शायद उस वक्त स्पीड ऑफ द जो मिरर होगी वो ऐसी नहीं होगी जिसकी वजह से जो सोर्स हमें नजर नहीं आ रहा।
लेकिन जब मिरर गेन कर लेता है एक सर्टेन स्पीड को तो वही सोर्स हमें नजर आना शुरू हो जाता है। ये बात हम पहले डिस्कस कर भी चुके हैं। ये कब होता है, ये उसकी कंडीशन कौन सी, कहते हैं दिस हैपन व्हेन द टाइम टेकन बाय द लाइट फ्रॉम कैपिटल एम टू स्मॉल एम एंड बैक टू कैपिटल एम is equal to the time taken by the phase 2 to move at the position of phase 1 या 3, 2 की पोजीशन पर आ जाए या 4, 3 की पोजीशन पर आ जाए तो हम कहते हैं, तो हम जब ये दोनों टाइम्स बराबर हो जाएंगे तो हमें सोर्स दोबारा से नजर आना शुरू हो जाएगा। अब हम देखेंगे टाइम टेकन बाय द मिरर। जो टाइम मिरर ने लगाया है घूमने के लिए हम वो कैलकुलेट करेंगे, और उसकी कैलकुलेशन के लिए बेसिकली हमें किस बात का ख्याल रखना है कि जब एक रोटेशन मुकम्मल होती है, यानी कि 8 साइडेड पॉलिश्ड मिरर जब अपनी एक रोटेशन मुकम्मल करेगा तो एक रोटेशन मुकम्मल करते वक्त वो जो एंगल सबटेंड करेगा वो कितना होगा 360 डिग्रीज या 2 पाई रेडियंस, और एक फेस जब दूसरे की पोजीशन पर आएगा तो कितना एंगल सबटेंड करेगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय 8 साइडेड पॉलिश्ड मिरर फॉर 1 रोटेशन। एक रोटेशन में वो जो एंगल बनाएगा वो कितना होगा, इसके लिए हम लिखेंगे 360 डिग्रीज, या हम इसे लिख सकते हैं 2 पाई रेडियंस। ऐसे ही होगा ना स्टूडेंट्स। ये एक कंप्लीट रोटेशन है और हमें टाइम कहां से कहां तक चाहिए था, जब एक फेस दूसरे की पोजीशन पर आ जाता है, फेज 2 फेज 1 की पोजीशन पर जब चला जाएगा तो हम उसके लिए लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय 1 साइड या फेज टू मूव एट अदर फेज पोजीशन। इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि वो जो एंगल होगा उसे हम क्या नाम देंगे थीटा, और वो कैसे कैलकुलेट करना है ये देखिएगा। इसके लिए मैं एक शॉर्टकट लिखने लगा कि जो 8 साइड्स अगर मुकम्मल घूम जाएं तो 2 पाई रेडियंस, और अगर एक साइड ने घूमकर दूसरे फेस की पोजीशन पर आना है तो हम क्या लिखेंगे 2 पाई बाई 8 रेडियंस। ऐसे ही स्टूडेंट, अब ये हमारा जो पॉइंट है ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहां से देखिए इसे हम सिंपलीफाई करें तो ये पाई बाय 4 बनता है स्टूडेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, देख लें पाई बाय 4, यानी कि फेज 2 जब फेज 1 की पोजीशन पर जाएगा तो कितना एंगल बनाएगा, यानी कि हमारे पास वो रिजल्ट यहां से कैलकुलेट हो गया है और उसे हम कहेंगे वो पाई बाय 4 होगा। अच्छा, इसको हमने कह दिया ये जो एंगल है 2 पाई बाय 8, ये बेसिकली चूंकि हमने यहां पर मेंशन भी किया था कि वो एंगल क्या होगा थीटा, तो हम इसे कह देते हैं कि एक साइड के लिए जो एंगल है वो थीटा है और वो किसके इक्वल है 2 पाई बाय 8। इसी तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने ये बात पढ़ी हुई है कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये बात तो हमने पढ़ी है, और इसी से अगर हम टाइम की वैल्यू निकालें, क्योंकि दरअसल तो हमने टाइम कैलकुलेट करना है ना, मिरर जब घूम रहा है तो एक फेस को दूसरे की पोजीशन पर जाने में कितना टाइम लगा, तो डेल्टा टी किसके इक्वल होगा, डेल्टा थीटा ओवर ओमेगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। और हमने यहाँ पर ये जो एक साइड के घूमने का टाइम था, सॉरी जो एंगल था वो निकाला है, तो वो कितना आया है डेल्टा थीटा, या थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे 2 पाई बाय 8 डिवाइडेड बाय ओमेगा। स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये 2 पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा,
और हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा 1/8 और नीचे बच जाएगा f जो फ्रीक्वेंसी है। अब ये हमारी एक फ्रैक्शन मुकम्मल होगी और इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं ताकि ये फ्रैक्शन भी मुकम्मल हो जाए और हमारा रिजल्ट क्या होगा 1/8 मल्टीप्लाइड बाय ये ऊपर जाके इन्वर्ट हो जाएगी 1/f तो रिजल्ट आ जाएगा 1/8f। ये बेसिकली हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई, यानी कि डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1/8f। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई और हम इसको नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये वो टाइम है जो मिरर को लगा और हम इसके लिए लिख भी लेते हैं, वैसे तो हमने मेंशन किया हुआ, हम निकाल भी, लेकिन हम यहां पर मेंशन भी कर लेते हैं कि मिरर की एक फेज को दूसरे फेज की पोजीशन पर आने में कितना टाइम लगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया 1/8f के बराबर है। इसी तरह से स्टूडेंट लाइट को कितना टाइम लगा m से स्मॉल m और स्मॉल m से कैपिटल M तक, तो हम इसके लिए लिखेंगे टाइम टेकन बाय द लाइट। लाइट को कितना टाइम लगा वो भी कैलकुलेट करेंगे। ये दोनों टाइम जब बराबर हो जाएंगे तो हमें सोर्स नजर आएगा, ये पॉइंट हमने पीछे लिख लिया है इसलिए हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। अब चूंकि लाइट जो है मिरर तो घूम रहा था तो एंगुलर टर्म्स थी, लाइट तो हम कह रहे हैं कि यहां से लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है तो हम इसके लिए लिखेंगे S इक्वल्स टू VT। ठीक है स्टूडेंट, और इस लिहाज से अगर हम देखें तो यहां से हमारा जो टाइम आएगा t वो किसके इक्वल आएगा S/V। स्टूडेंट S कितना फासला था, हमने अगर इस डायग्राम को देखा तो हमने कहा कि इस कैपिटल M और स्मॉल m के दरमियान जो फासला उसको हमने नाम दिया था d का। तो स्टूडेंट देखें जब यहां से कैपिटल M से स्मॉल m तक लाइट गई तो 1d और जब इस स्मॉल m से अगेन वापस कैपिटल M पर आई तो फिर d, तो टोटल फासला कितना हो गया 2d। तो हम यहां पर लिखेंगे 2d उसने फासला तय किया और स्पीड ऑफ द लाइट के लिए v की बजाय हम यहां पे c लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये टाइम आ गया और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। और हमने ये इस टाइम के नीचे हम लिख भी देते हैं टाइम टेकन बाय द लाइट, जैसे यहां पर टाइम टेकन बाय द मिरर था। अब इन दोनों टाइम्स को जब हम बराबर करेंगे, ये हमने स्टेटमेंट लिख ली है पीछे, तो हम ये कहेंगे जब ये दोनों टाइम्स बराबर हो जाएंगे बाय इक्वेटिंग कह लें इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहां पर हमारे पास 2d डिवाइडेड बाय c के बराबर टाइम है और यहां पर टाइम किसके बराबर है 1/8f। जब इन दोनों को बराबर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा c इक्वल्स टू 16 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 और f और d। इस फार्मूले के जरिए से माइकलसन ने स्पीड ऑफ द लाइट को कैलकुलेट किया। अब d ये वो फासला था जो उन दो माउंटेन्स के दरमियान था, जो हमारी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में बेसिकली जो कैपिटल M और स्मॉल m के दरमियान फासला है, इसका तो हमें पता है। और हम कहते हैं कि f जो है वो उस पॉलिश्ड मिरर के घूमने की हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी है, उसकी वैल्यू है। और यहां से हम स्पीड ऑफ द लाइट कैलकुलेट कर लेंगे इस रिलेशनशिप से। स्टूडेंट इस रिलेशनशिप के मुताबिक जब वैल्यूज पुट की गई तो जो रिजल्ट आया c का वो क्या था 2.99792,458 इंटू 10⁸ और मीटर पर सेकेंड स्पीड के लिए, जिसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा स्टूडेंट यहां पर जो स्पीड ऑफ द लाइट है हम ये कहते हैं ये स्पीड ऑफ द लाइट है इन वैक्यूम, और अगर वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम हो तो हम कहते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कम होगी हमेशा वैक्यूम से। और एयर के लिए हम ये कहते हैं कि जो वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट की वो ऑलमोस्ट बराबर है किसकी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के बराबर। तो लिहाजा हमारी बुक पर लास्ट पैराग्राफ में ये बात लिखी भी हुई है कि जो स्पीड है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो उसमें लिखा हुआ है नेचर ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करती है,
ठीक हो गया जी स्टूडेंट, क्योंकि जब मीडियम की नेचर चेंज होगी तो स्पीड भी चेंज हो जाएगी, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज नियरली इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो लिहाजा इसके लिए हम इसकी जगह पर सी की जगह पर वी बी लिख सकते हैं। तो ये हमारा रिजल्ट है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप you have really understood all the points which I discussed with you in this lecture. Allah Hafiz.